देहरादून में इंडो नेपाल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने किया। प्रतिभाग कहा, भारत और नेपाल के बीच रोटी बेटी का रिश्ता जुड़ा हुआ है। मसूरी यमुना पुनर्गठन पेयजल योजना की मुख्य पाइपलाइन फटी, फव्वारा बनकर बहा। हजारों लीटर पानी जल निगम के अधिकारियों ने पहुंचकर पंपिंग को कराया बंद। लक्सर में जनसेवा टीम पर चिकित्सा शिविर आयोजित, पूर्व विधायक संजय गुप्ता और बीजेपी जिला अध्यक्ष आशुतोष हुए शामिल। धार्मिक की 3 साल बताए बेमिसाल। पेट्रोल पंप का फायर रिस्क निरीक्षण, बागेश्वर फायर स्टेशन इंचार्ज IFM गणेश चंद्र ने लिया जायजा। स्टाफ को आग को नियंत्रित करने की दी जानकारी। और धार्मिक सरकार के 3 साल होने पर सेवा सप्ताह बहुउद्देशीय शिविर आयोजित, साइबर क्राइम की प्रतिक्रिया का जा रहा है जागरूक। पुलिस ने लोगों को साइबर फ्रॉड के संबंध में दी जानकारी। नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून स्थित रेंजर ग्राउंड में कंचनपुर उद्योग वाणिज्य संघ की ओर से आयोजित इंडो नेपाल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला और पर्यटन महोत्सव में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उन्होंने आयोजन की सराहना करते हुए कहा कि ये मेला दोनों देशों के बीच व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंधों को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मेले में लगे स्टॉलों का भी अवलोकन किया। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि भारत और नेपाल के बीच रोटी बेटी का रिश्ता ऐतिहासिक रूप से जुड़ा हुआ है। व्यापार मेले में भारत और नेपाल के स्थानीय उत्पादों का स्टॉल भी लगाए गए, जो दोनों देशों के लघु और मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देने में सहायक होंगे। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि इस तरह के आयोजनों से सीमावर्ती इलाकों में व्यापार को नई ऊंचाई मिलेगी और स्थानीय कारीगरों और व्यापारिक और उद्यमियों को प्रोत्साहन मिलेगा। इस प्रकार के आयोजन से नेपाल के सुदूर पश्चिम प्रदेश में कृषि दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में आपसी सहयोग से दोनों देशों के बीच आर्थिक क्षेत्र में वृद्धि होगी, जिससे दोनों देशों में विकास को बल मिलेगा। मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि अयोध्या में भगवान श्री राम मंदिर के निर्माण में नेपाल की सनातनी जनता की आस्था को भी देखा गया। नेपाल की जनता की जितनी आस्था और लगाव भगवान प्रभु श्री राम के मंदिर पर है, उतनी आस्था और लगाव भारतवासियों का भगवान पशुपतिनाथ जी के मंदिर पर भी है। आज पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत और नेपाल के संबंध और भी अधिक मजबूत हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि नेपाल और भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं और राज्य सरकार उत्तराखंड और नेपाल के बीच व्यापार को सुगम बनाने के लिए सीमावर्ती क्षेत्र में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास कर रही है। भारत और नेपाल की संस्कृति एक है, यहाँ के लोगों का रहन सहन एक है, यहाँ के लोगों का खान पान एक है। नेपाल का हमारा रोटी और बेटी का साथ है। हमारी बेटियां नेपाल में रही हैं, नेपाल की बेटियां यहाँ पे आई हैं। और मैं ये कह सकता हूँ आज हमारे प्रधानमंत्री सरकार से नेबरहुड फर्स्ट की बात करते हैं, पड़ोसी पहले, उसमें सबसे ऊपर अगर नाम है तो नेपाल का है। तो मैं एक बार नेपाल जाने का मौका मिला। जब मैं वहां के गृह मंत्री जी से मिला, उनका ये कहना था कि साहब, हालांकि वो कम्युनिस्ट थे, उन्होंने कहा जी नेपाल जब से प्रधानमंत्री जी वहां पर आए हैं जनकपुरी में, हमारा टूरिज्म इतना बढ़ रहा है कि हम सबको व्यक्त नहीं कर सकते। इसलिए मैंने कहा कि भारत और नेपाल एक दूसरे के से कोई अलग हो नहीं सकते। और आज वहाँ के अध्यक्ष द्वारा ये गेट फेयर का आयोजन यहाँ पर किया गया है, जिसमें नेपाल की भी टीमें यहाँ पर आएंगे, यहाँ की भी। और सरकार के आयोजनों से जहाँ सांस्कृतिक गतिविधियों का आदान प्रदान होता है और आपसी प्रेम भी बढ़ता है और लगातार। और अगली खबर की रुख कर लेते हैं, जहां पर जिलाधिकारी समीर बंसल ने बेहद ही महत्वपूर्ण बैठक की है। तस्वीरें दिखा रहे, जहां बलपुर पावटा राष्ट्रीय राजमार्ग के संबंध में ये बैठक हुई है। डीएम ने अधिकारियों और संबंधित ग्रामीणों के साथ बैठक कर दोनों पक्षों को सुना। अधिकारियों को भी कई दिशा निर्देश दिए और इसके साथ साथ स्थानीय बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों की कीमत पर हाईवे निर्माण नहीं, डीएम ने कहा। और उन्होंने कहा कि ग्रामीणों से अभी प्राप्त आवेदनों पर 1 सप्ताह के भीतर NHAI दे रिपोर्ट और नाले पर बने अंडरपास जलभराव दृष्टिकोण से है पूर्ण रूप से सुरक्षित, प्रमाणित करे NHAI। निर्माण प्लान में यदि खामियां है तो उसमें सुधार करे। अंडरपास की
कमिटमेंट की तकनीकी रिपोर्ट ग्रामीणों से करे तुरंत साझा और इसी के साथ हाईकोर्ट को दी जाए अवहेलना की दशा में प्रतिकूल रिपोर्ट। और वही पहाड़ों की रानी मसूरी में यमुना पंपिंग योजना की मुख्य पाइपलाइन फटने से हजारों लीटर पानी बर्बाद हो गया। पाइप के फटने से पूरा इलाका जलमग्न हो गया। दरअसल एक होटल के समीप सड़क के नीचे जा रही मसूरी यमुना पंपिंग की योजना की मुख्य पाइप का ज्वाइंट खुल गया, जिससे सड़क का एक भाग क्षतिग्रस्त हो गया और पानी के तेज प्रेशर से क्षेत्र जलमग्न हो गया। और इसके अलावा पानी के तेज बहाव से पहाड़ी से मलबा मुख्य सड़क पर आकर एकत्रित हो गए, जिससे कि मुख्य सड़क दोनों ओर से बाधित हो गई। इस कारण सड़क के दोनों ओर वाहनों का लंबा जाम देखने को मिला। पाइप लाइन फटने की सूचना पर जल निगम के अधिकारी मौके पर पहुंचे और पेयजल की पंपिंग को बंद कराया गया। जल निगम के अधिशासी अभियंता संजय वर्मा ने कहा कि मसूरी यमुना पंपिंग योजना के तहत मसूरी तक करीब 17 किलोमीटर में पानी की लाइन डाली गई है, जिसमें कई जगहों पर पेयजल लाइन के ज्वाइंट पर अत्यधिक पानी का प्रेशर आने से ज्वाइंट खुल जा रहे हैं और ऐसे में जिस कारण दिक्कत आ जाती है। फिलहाल पाइपलाइन को ठीक करा दिया गया है और यातायात सुचारू रूप से संचालित किया जा रहा है, लेकिन स्थानीय लोगों ने बार बार हो रही इन समस्याओं पर नाराजगी जताई है। इसी के साथ साथ मसूरी में पाइपलाइन फटने की वजह से दिक्कत हो गई। और राज्य सरकार के सेवा सुशासन और विकास के 3 वर्ष पूरे होने पर जन सेवा थीम पर आधारित बहुउद्देशीय और चिकित्सा शिविर का लक्सर विधानसभा के प्रांगण में आयोजन किया गया और कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व विधायक संजय गुप्ता और बीजेपी जिला अध्यक्ष आशुतोष शर्मा ने कार्यकर्ताओं के साथ दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। और पूर्व विधायक संजय गुप्ता ने जानकारी देते हुए कहा है कि सरकार ने अपने 3 साल में ईमानदारी से काम करते हुए हर योजनाओं को जनता तक पहुंचाने का काम किया है। सरकार के 3 साल बेमिसाल रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये सरकार जनता की है और जनता के लिए योजनाओं को धरातल पर उतारा जा रहा है। सरकार में सबका साथ सबका विकास किया जा रहा है। और वहीं बीजेपी के जिला अध्यक्ष आशुतोष शर्मा ने कहा कि उत्तराखंड सरकार में महिलाओं को सम्मान मिल रहा है। उन्होंने कहा कि 3 साल में प्रदेश की सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का कार्य किया गया है और सरकार की ओर से चलाई जा रही योजनाओं के माध्यम से अंतिम छोर के व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने का कार्य किया गया है। और आगे बढ़ेंगे जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के विजन सेवा सुशासन और विकास के अंतर्गत उत्तराखंड सरकार के 3 वर्ष पूरे होने पर सभी जिला मुख्यालय और ब्लॉक स्तर पर सेवा सप्ताह बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया जा रहा है। शिविर में लोगों को यातायात नियमों और नए प्रावधान, महिला संबंधी अपराध और अन्य साइबर क्राइम के प्रति जागरूक किया जा रहा है, जिसके चलते थाना हिंडोलाखाल पुलिस ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आयुष अग्रवाल के आदेश और अपर पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में हिंडोलाखाल में उपस्थित जनता के लोगों को वर्तमान में प्रचलित अपराधों के संबंध में जानकारी दी। और इस दौरान पुलिस ने लोगों को साइबर फ्रॉड के संबंध में विस्तृत रूप से जानकारी देकर उनके बचने और किसी के बहकावे में न आने की अपील की और साथ ही साइबर फ्रॉड की घटना घटित होने पर तत्काल पुलिस हेल्पलाइन नंबर पर सूचना दिए जाने के संबंध में जानकारी साझा की। तो वहीं पुलिस ने सभी से पुलिस की ओर से दी गई जानकारी को अपने परिजनों और परिचितों से साझा करने की अपील की। और आगे बढ़ेंगे जहां विकास कार्यों को लेकर लगातार निरीक्षण किया जा रहा है। जी हां, कुमायूं आयुक्त दीपक रावत ने विभिन्न क्षेत्रों में चल रहे विकास कार्यों और सौंदर्यीकरण के कार्यों को लेकर निरीक्षण किया। तो वहीं 7 किलोमीटर पैदल चलकर तल्लीताल से मल्लीताल नैना देवी पाषाण देवी का दौरा किया। तो वहीं संबंधित विभागों के अधिकारियों और ठेकेदारों से विकास कार्यों की भी जानकारी ली। अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए और सिंचाई विभाग के अधिकारियों को NIH एजेंसी से वार्ता कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के भी निर्देश दिए और
सड़कों के किनारे पड़ी सरकारी और निजी भवन सामग्री को हटाए 15 दिन के भीतर ऐसा निर्देश दिया जा रहा है और इसी के साथ साथ पुराने साइन बोर्ड हटाए जाए ताकि नगर की सुंदरता बनी रहे। नगर की नियमित सफाई के लिए अभियान चलाएं, सार्वजनिक स्थलों पर कूड़ा फेंकने वालों के खिलाफ कार्रवाई करें और 1 माह में सभी कार्यों को पूरा करने के भी निर्देश दिए गए। स्कीम है उसके अंतर्गत जो नैना देवी परिसर में काम हो रहे हैं, इसमें गेट बनना है, इसके अतिरिक्त टाइलिंग का काम होना है, कुछ मंदिर के अंदर भी फ्लोरिंग चेंज होनी है। इसके लिए भी 1 महीने की डेडलाइन डिपार्टमेंट को दी गई है। उससे पहले जहां पे हम खड़े हैं, एक सीवर लाइन जो कि बहुत पुरानी है, इसको नए सिरे से लगना है क्योंकि इसकी कैपेसिटी बहुत कम है और आगे जाके इसमें ओवरफ्लो की संभावना बनी रहेगी। उस काम को कराने के लिए भी इसमें थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन हम चाहते हैं कि 1 महीने के अंदर अंदर ये हो जाए। डिपार्टमेंट्स उस पर मेहनत करेंगे। बाकी पालिका को जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि जो भी लावारिस सामान जगह जगह पड़ा हुआ है अभी शहर में अलग अलग डिपार्टमेंट्स का, चाहे प्राइवेट, उसको वो हटा दें। कुछ इस तरह की चीजें जो कपड़े सूख रहे हैं या कोई कबाड़ा जगह जगह फेंक रहा है, ऐसे लोगों के चालान भी किए जाएं। कुल मिला के शहर हमारा टॉर सीजन से पहले बहुत साफ है। कुछ जगह जल निगम, जल संस्थान, कुछ जगह पीडब्ल्यूडी की है, तो इसका जो उचित निस्तारण है वो किया जाना चाहिए। इस पे विशेष ध्यान रहे कि इसको हम ताल में या पब्लिक प्लेसेस पे ना डंप करें। मानसखंड हमारी जो और आगे बढ़ेंगे। जब बागेश्वर फायर स्टेशन इंचार्ज आईएफएम गणेश चंद्र ने बालीघाट स्थित वन विभाग लीसा डिपो और आरएस स्थित पेट्रोल पंप का फायर रिस्क निरीक्षण किया। साथ ही वहां उपस्थित स्टाफ को फायर उपकरणों से आग को नियंत्रित करने और बुझाने की जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने अग्निशमन व्यवस्था उपलब्ध कराए जाने के लिए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए और जिससे कि आपातकालीन स्थिति में इन उपकरणों का सही तरीके से उपयोग किया जा सके। फायर यूनिट ने उपस्थित अधिकारी और कर्मचारियों की मौजूदगी में अग्नि दुर्घटना से निपटने के लिए कृत्रिम आग लगाकर फायर सर्विस का मिनी वाटर टेंडर से आग बुझाने का मॉक ड्रिल भी किया। और आगे बढ़ेंगे जहां खबर अल्मोड़ा से है, जहां जनमानस के सुगम आवागमन के लिए अल्मोड़ा पुलिस, जिला प्रशासन और नगर निगम की ओर से अतिक्रमण और नो पार्किंग के विरुद्ध संयुक्त अभियान चलाया गया। अल्मोड़ा पुलिस, जिला प्रशासन और नगर निगम के संयुक्त अभियान से अतिक्रमणकारियों और वाहन चालकों में हड़कंप मच गया और इस दौरान सड़क किनारे आड़े तिरछे खड़े और नो पार्किंग में खड़े 15 वाहनों पर रात चस्पा चलानी कार्रवाई की गई और साथ ही सड़क किनारे फड लगाने वाले दुकानों के आगे अतिक्रमण करने वालों को सख्त हिदायत भी दी गई कि अतिक्रमण को शीघ्र हटा लिया जाए, नहीं तो उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं नगर में नवनिर्मित पार्किंग स्थलों के बारे में विचार विमर्श कर उन्हें जल्द ही सुचारू करने की प्रक्रिया के लिए निर्देशित किया गया और साथ ही पार्किंग स्थलों का भी मुआयना किया गया। अभियान के दौरान पुलिस, जिला प्रशासन और नगर निगम के अधिकारी भी इस दौरान मौजूद रहे। अभी स्टार्ट कर ले, तुरंत स्टार्ट कर दो। और शिफ्ट कर लो, यहाँ पे तुरंत पुलिस सड़क के लिए यहाँ पे तो आगे से भेज देगा। आधी रोड तुमने पूरी घेरी है। वहां तक लगी है गाड़ियां, उधर तक लगी है गाड़ियां। अगली खबर की ओर रुख करेंगे, जहां एचआरडीए खिलाड़ियों को बड़ी सौगात दी गई है। जी हां, हरिद्वार स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का शुभारंभ हुआ है। सीएम धामी ने किया था हरिद्वार में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन।
खिलाड़ियों को पास के ही क्षेत्र में खेलने को अब स्थान मिला है और ऐसे में ये बड़ी सौगात मानी जा रही है, जहां खिलाड़ियों से लिया गया है फीडबैक और खेल और खिलाड़ियों से जुड़ी अन्य सुविधाएं भी कराई जाएंगी उपलब्ध, जहां अगले महीने तक स्कॉलरशिप प्रोग्राम भी जल्द शुरू होने वाला है। और ऐसे में आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए चलाया जाएगा स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए मानकों पर भी विचार किया जाएगा। और ऐसे में सौंदर्यीकरण और विकास के कार्य प्राधिकरण की ओर से लगातार जो कार्य है वो जारी रहेंगी, अंशु सिंह ने कहा। तो ये बड़ी सौगात HRDA के खिलाड़ियों के लिए माना जा रहा है। ये के रूल्स रेगुलेशन पॉलिसीज है वो सारी वही हम लोग फॉलो करेंगे। और अगर हम लोग सुविधाओं की बात करते हैं तो अभी हमारे पास आउटडोर अगर क्रिकेट को हम देखते हुए बात करते हैं तो 7 गेम हमारे यहाँ पे स्टार्ट किए गए हैं, जिसमें हमारा इंडोर क्रिकेट है, बैडमिंटन है, लॉन टेनिस है, स्क्वैश है, आपका जिम्नेजियम है और फुटसल है। और अभी इसके साथ साथ हम लोगों ने 3 गेम के अंदर अपनी एकेडमी भी स्टार्ट की है, जिसमें कि NIA सर्टिफाइड आपको जो है कोचेज अवेलेबल रहेंगे, जो कि आपका क्रिकेट के अंदर हमारी एकेडमी स्टार्ट हो चुकी है, बैडमिंटन में हो चुकी है और फुटसल में हो चुकी है, फुटबॉल। मंत्री पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। उसके बाद अब हमारी फैसिलिटी स्टार्ट हो गई है। आज एक सांकेतिक रूप से यहाँ एक प्रोग्राम रखा गया है, जितने भी अब नए मेंबर्स आ गए हैं, ताकि उनसे हम लोग फीडबैक ले सकें कि और इसको फैसिलिटी को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है। साथ ही साथ जो हमारे जो फैसिलिटी थी जो अभी रन नहीं कर रही थी, जैसे हमारा स्क्वॉश कोर्ट हो गया, ऊपर फुटबॉल हो गया, तो वो भी अब हमारी स्टार्ट हो गई हैं। जो मेन एम हमारा ये था कि वो एक हम फैसिलिटी प्रोवाइड कर सके यहाँ की जनता को, जो लोगों को दूर दूर जाना पड़ता है खेलने के लिए, उनको यहाँ विद इन देयर रीच एक खेलने की जगह मिल जाए। साथ ही साथ एक ही बहुत ही अनुभव प्रयास है, जिसमें हम लोग यहाँ स्कॉलरशिप प्रोग्राम भी रन करने वाले हैं। जो बच्चे हैं जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से हैं, गवर्नमेंट स्कूल में हमारे पढ़ते हैं, जिनके पास प्रतिभा है, उनको यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट सुविधाएं प्रोवाइड कराई जाएंगी। एक उसमें मॉडल डिसाइड किया जाएगा कि कितने बच्चे पर स्पोर्ट्स ले सकते हैं, कौन से स्लॉट में लिए जाएंगे, क्या उनके मानक रखे जाएंगे, कौन से एज ग्रुप रखा जाएगा। तो अभी वो डिसीजन हो रहा है एंड प्रॉब्ली नेक्स्ट मंथ विद इन 15-20 डेज हम। और वहीं छाम पुलिस ने 10 लीटर अवैध शराब के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी को कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया है। दरअसल सीएम पुष्कर सिंह धामी के ड्रग फ्री देवभूमि 2025 के मिशन को साकार करने और टिहरी SSP आयुष अग्रवाल के निर्देश पर टिहरी पुलिस नशा तस्करों पर लगातार कड़ा प्रहार कर रही है और अवैध शराब की बरामदगी और बिक्री पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस जगह जगह चेकिंग अभियान और छापेमारी कर रही है, जिसके चलते पुलिस ने अवैध शराब के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। और ऐसे में आरोपी की पहचान दयाल सिंह निवासी टिहरी के रूप में हुई है। आरोपी के पास से पुलिस ने 10 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद की है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया है और पुलिस आरोपी के आपराधिक इतिहास की भी जानकारी जुटा रही है। इंदौर में आयोजित द्वितीय राष्ट्रीय पिकल बॉल चैंपियनशिप में उत्तराखंड के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन कर विभिन्न श्रेणियों में पदक जीतकर प्रदेश का नाम रोशन किया। प्रतियोगिता में भारत के सभी राज्यों के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। 60+ आयु वर्ग पुरुष डबल्स में उत्तराखंड के OP चौहान और कुलदीप सिंह, 50+ आयु वर्ग पुरुष डबल्स में सुखवीर सिंह और कुलदीप सिंह, अंडर 19 बालिका आयु वर्ग में खुशप्रीत ढोंडौसा, अंडर 16 बालक डबल्स वर्ग में पर्व वर्मा और संस्कार चौधरी, सीनियर महिला ने आकृति जोशी ने जो है कांस्य पदक जीता। और वहीं पिकल बॉल एसोसिएशन उत्तराखंड के सचिव अमित राणा ने कहा कि हमारे खिलाड़ियों ने इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और ये हमारे लिए गर्व की बात है। पिकल बॉल तेजी से लोकप्रिय हो रहा है और उत्तराखंड में भी इस खेल को बढ़ावा देने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। और अगली खबर की रुख करेंगे, जहां उत्तराखंड में कैबिनेट विस्तार को लेकर लगातार गहमा गहमी का माहौल इस वक्त बना हुआ है। लेकिन ऐसे में बता दें कि कैबिनेट विस्तार को लेकर चल रही चर्चाओं पर अब जल्द ही विराम लगने वाला है। जी हां, अप्रैल के पहले हफ्ते यानी कि नवरात्रि में धामी सरकार का कैबिनेट विस्तार हो सकता है। लंबे समय से मंत्री पद की आस लगाए हुए हैं कई विधायक और ऐसे में उत्तराखंड में 5 मंत्री के पद है रिक्त।
कुछ दिनों पहले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने मंत्रिमंडल विस्तार के लिए संकेत भी दिए थे और अब देखिए बीजेपी के प्रदेश महामंत्री राजेंद्र सिंह बिष्ट ने भी कैबिनेट विस्तार को लेकर बड़ा बयान दिया है। कैबिनेट विस्तार और दायित्व दिए जाने को लेकर केंद्रीय नेताओं के साथ कई दौर की बैठकें भी हो चुकी हैं और बताया जा रहा है कि बैठक में लगभग सब कुछ तय हो चुका है और ऐसे में देखिए मंत्रियों और दायित्वधारियों की लिस्ट भी फाइनल हो चुकी है और अब क्या उत्तराखंड में मंत्रिमंडल का होगा विस्तार, ये सवाल भी है। कैबिनेट विस्तार को लेकर जल्द होगी अस्थिरता जो थी वो खत्म, तो ऐसे में लगातार जो गहमा गहमी बना हुआ था फिलहाल बैठक होने के बाद सब कुछ तय हो चुका है और बताया जा रहा है कि वो लिस्ट भी फाइनल हो चुकी है जिनमें तमाम संभावित नेताओं के भी नाम शामिल है। स्तर पर भी और माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर पर भी और केंद्र द्वारा भी मैं समझता हूं कि ये सब सूचियां इत्यादि तैयार हो चुकी हैं और अतिशीघ्र ये सब दायित्वों का भी काम पूरा हो जाने वाला है और मंत्रिमंडल का भी विस्तार होने वाला है। अप्रैल फर्स्ट वीक या सेकंड वीक तक सब संभवतः सब पूरा हो जाएगा। स्तर पर कोई बातचीत नहीं हुई है, लेकिन जो संगठनात्मक रूप से हमारे संगठन के लोगों की और हमारे मुख्यमंत्री जी की, हमारे केंद्रीय नेतृत्व की बातचीत चल रही है और हो चुका ही हुआ है कि पुराने कार्यकर्ता जो पार्टी के प्रति निष्ठावान कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने बहुत लंबे समय तक पार्टी की सेवाएं की है, ऐसे सभी कार्यकर्ताओं को उसमें चिन्हित किया जाएगा। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ कमल शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कमल, देखिए कई दौर की बैठकें भी हो चुकी हैं और लगातार कैबिनेट विस्तार को लेकर गहमा गहमी बनी हुई थी, कई दौर भी चले बैठकों के, लेकिन ऐसे में बताया जा रहा है कि नवरात्रि के पहले हफ्ते में जो नाम है उसका ऐलान कर दिया जाएगा और ऐसे में सवाल यह है कि वो कौन कौन से संभावित नाम है जिनका नाम इस लिस्ट में रखा गया है। हाँ, सपना कहें तो लगातार हम कहें कि पिछले काफी समय से उत्तराखंड में यहाँ पर मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर लगातार अटकलें जारी हैं। लगातार कहें तो पूरी तरह गरमाया हुआ माहौल और लगातार कहीं ना कहीं लोगों के नाम भी आ रहे हैं। तो कुल मिला के कहें अभी प्रदेश अध्यक्ष भी यहाँ पर बनना है। सबसे बड़ी बात यही है कि अब फिर बीच में थोड़ा मामला ये हो गया था, हमने कहा था कि नवरात्र जो फर्स्ट में होगा, लेकिन अब जो राजेंद्र बिष्ट है, महामंत्री है, प्रदेश महामंत्री है भारतीय जनता पार्टी के, उनका बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि अब लगभग संगठन में शीर्ष नेतृत्व में सरकार मुख्यमंत्री के बीच में लगभग काफी चीजें फाइनल हो चुकी हैं और अब पहले या दूसरे हफ्ते में कहीं ना कहीं जो मंत्रिमंडल का विस्तार है वो अब हो जाएगा। अब यही देखना है कि लगातार पिछले काफी समय से अटकलें जारी हैं, बाजार लगातार गर्म है और क्योंकि 5 मंत्री अभी बनने हैं, 4 मंत्री पहले रिक्त थे और एक मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जिन्होंने अभी इस्तीफा दिया था, तो कुल मिला के 5 पद रिक्त हैं। तो यही अब देखना है कि 5 पद भरे जाते हैं, क्योंकि जो 5 पद भरे जाते हैं या कुछ कम मंत्री को रखा जाए, मतलब चर्चाएं लगातार बनी है, क्योंकि भाजपा में चर्चाएं लगातार बनी जाती है कि और डिसीजन क्या होता है, ये पार्टी की बड़ी अलग अलग चीजें होती हैं। हम देखते हैं जिसपे हम कहते हैं ये बनेगा, बन जाता है कोई दूसरा, तो कई चीजें ऐसी निकल कर आती हैं। अब वही देखना है कि लगातार मुख्यमंत्री दिल्ली में है, बीच में लगातार उनके दौरे भी हुए और अभी भी यही है कि लगातार चर्चाएं जारी हैं और नवरात्रों में कहीं ना कहीं जो दायित्वधारी हैं, जो निष्ठावान कार्यकर्ता, उनको दायित्वधारी का पदभार भी दिया जाएगा, उनको भी कार्यकर्ताओं को भी एडजस्ट किया जाएगा, मंत्री पद भी बढ़ेगा और प्रदेश अध्यक्ष भी बनना है, उसके बाद फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष भी भारतीय जनता पार्टी के बनने हैं। तो सब यही बताया जा रहा है कि अगर कहें तो नवरात्रों में या उसके बाद कहीं ना कहीं ये सारी चीजें पूर्ण हो जाएंगी। अब यही देखने की लगातार बयानबाजी जारी है, अटकलें जगह जा रही है, माहौल गर्म है। ये कब तक होना है, ये जब तक हो ना जाए तब तक ये चीजें लगातार जारी हैं, अटकलें चर्चाओं का बाजार लगातार गर्म है। अब यही देखना है कि कब तक होता है, क्योंकि अब बताया जा रहा है कि नवरात्रों में इस कैबिनेट विस्तार होने के आसार हैं। बिल्कुल, देखिए अगर बात कर ले पदों की तो देखिए अभी 5 पद जो है वो रिक्त है। ऐसे में सवाल ये भी उठता है, देखिए इस 5 पदों को भरा जाएगा, लेकिन क्या जो वर्तमान मंत्रियों के विभाग है क्या उसमें भी कोई फेरबदल के संकेत मिल पा रहे हैं? मैंने कहा ना, चर्चाएं पूरी तरह की हैं। अभी तो मैंने कहा ना, प्रेमचंद अग्रवाल जो मंत्री थे उनका इस्तीफा हुआ है, पहले ये था कि कहीं और मंत्री के इस्तीफा में, लेकिन वो नहीं हुआ, सिर्फ उनका इस्तीफा हुआ। मैंने जब तक कुछ हो नहीं जाता वहां पर चर्चाएं लगातार गर्म है, अलग अलग विधायकों को लेके हैं जी। फिर ये भी है कि चुनाव है, पूरा समय देखना पड़ेगा कि सारी चीजें
तरीके से एक पूरा क्षेत्रवाद को देख के, पूरा जिलों को देख के, पूरा 27 में चुनाव भी है, पूरा सामूहिक तरीके से देखा जाए कि कहीं सबको किस तरीके से एक सामूहिक चीज बनाई जाए जो आगे 27 में भी इसका लाभ मिले। भारतीय जनता पार्टी सभी चीजों को लेके, जो उनका शीर्ष नेतृत्व है, सारी चीजों को लेके जब तय करता है तो तभी चीज आती है। अब यही मैंने कहा ना, चर्चाएं लगातार जारी हैं, लगातार लोग, विधायक भी जो मंत्री बनने के इच्छुक हैं, सभी तो इच्छुक हैं, लगातार अपने आकाओं को दिल्ली जा जाके अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। वही देखना है कि कब मंत्रिमंडल का विस्तार होता है और कौन कौन मंत्री बनते हैं, कितने पद भरे जाते हैं, कितने लोगों को दायित्व दिया जाता है, ये सभी अभी देखना होगा जब तक हो ना जाए। पर आज फिर कहें तो जो प्रदेश महामंत्री है उनका बयान जो है, इससे चर्चाओं को और हवा मिली है कि नवरात्रों के फर्स्ट वीक या उसके 7-8-10 तारीख के बाद ये सब चीजें पूर्ण हो जाएंगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया कमल, इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। तो कैबिनेट विस्तार के लिए लगातार जो संभावनाएं व्यक्त की जा रही थी, और देखिए कई दौर की बैठकें भी हो चुकी है और बताया जा रहा है कि नाम लगभग अब फाइनल हो चुके हैं। अप्रैल के पहले हफ्ते यानी कि नवरात्रि में नामों का ऐलान भी कर दिया जाएगा। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।